से टॉपिक का नेम है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इन अ वायर। इस रिलेशनशिप को हम ग्राफिकली अंडरस्टैंड करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन की। तो सबसे पहले जैसे मैंने कल भी बताया था कि एक वायर ले लेते हैं। वायर ऐसे स्प्रिंग ले ली और उसको हमने एक लोड के साथ सस्पेंड कर दिया। दिस इज़ वायर। स्टील की हो सकती है या कॉपर मटेरियल की हो सकती है। और इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है। इसे मैंने वर्टिकली एक रिजिड सपोर्ट हार्ड सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया और इस पे हम लोड डाल रहे हैं और इस लोड को हम बढ़ा सकते हैं। मतलब वेट को हम हैंगर सा टांग देते हैं। हैंगर में जो वेट है हम इंक्रीज करते हैं 50 ग्राम फोर्स, 100 ग्राम फोर्स, 150 ग्राम फोर्स, ऐसे। तो हम बार बार वेट को बढ़ाते जा रहे हैं और इस वायर में जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो स्ट्रेन है और जो लोड हम लगा रहे हैं दैट इज स्ट्रेस। क्योंकि हम कितना फोर्स पर यूनिट एरिया इस वायर पे लगा रहे हैं वो स्ट्रेस है। तो वायर में एलोंगेशन हो रही है, वायर लंबी हो रही है खिंच के, तो मीनिंग वायर इज अंडर स्ट्रेस। तो इस हिसाब से हम स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व को नोट करेंगे इस वायर में लोड को जब हम ऐड करते हैं। तो जो एक्स एक्सिस है उस पे मैंने स्ट्रेन ले ली और वाई एक्सिस पे स्ट्रेस क्वांटिटी लगा दी। ठीक है। तो शुरू में क्या होता है जब हम वेट को ऐड करते जाते हैं तो ग्राफ जो है स्ट्रेस को हम बढ़ाते जा रहे हैं। स्ट्रेस के बढ़ने से स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा। तो कुछ एक वेट तक जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। सपोज 800 ग्राम फोर्स तक जितना हमने लोड लगा रहे थे वायर में एक्सटेंशन उसी के प्रोपोर्शन आ रही थी। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सो अप टू पॉइंट ए ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन और हुक्स लॉ इज ओबेड। हुक्स लॉ इज ओबेड। ठीक है। और हुक्स लॉ स्टेट वही करता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एट पॉइंट ए। और इस यस, तो पॉइंट ए तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सो पॉइंट ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट क्योंकि दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के प्रोपोर्शन है। ठीक है। अब जब सपोज 800 ग्राम फोर्स के बाद हमने इस पे और लोड लगाना शुरू किया, तो जब हम और लोड लगाते हैं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो वेरिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती। उसे ऐसे बना देते हैं ए से बी तक। ए से बी ये वाला थोड़ा कर्व रीजन ड्रॉ करना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना। इस रीजन में ग्राफ जो है वो हुक्स लॉ ओबे नहीं करता और स्ट्रेस और स्ट्रेन की वेरिएशन स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर बी पॉइंट पे वायर को अनलोड कर देंगे, मीनिंग ये लोड हटा देंगे, अनलोड कर दी वायर, तो वायर अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगी और बी ए ओ पाथ पे रिवर्स हो जाएगी। तो बी पॉइंट तक वायर अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेती है। तो दिस बी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। पॉइंट बी जो है वो रीजन है, दिस इज इलास्टिक लिमिट। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। Beyond this point A, the stress and strain की variation is not a straight line. It is indicated by AB, which is थोड़ा curved path, which is curved. So if wire is unloaded at this point, at this B point, graph between straight graph follows B A O path. ठीक है। So B point is called इलास्टिक लिमिट। ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट बी है, ए था प्रोपोर्शनल लिमिट। अब बियॉन्ड दिस पॉइंट बी जब हम लोड और लगा रहे हैं तो ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय बी टू सी। ऐसे यहाँ पे बी टू सी रीजन में क्या है, स्ट्रेन, ये बी सी की एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ मैं। जो स्ट्रेन है वो एकदम से इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन स्ट्रेस। स्ट्रेस कम है लेकिन वायर ज़्यादा खिंचती जा रही है। स्ट्रेन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्ट्रेस। ठीक है। और जो स्लोप है ग्राफ की स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, बी टू सी इज़ वेरी स्मॉल। अगर हम सी पॉइंट पे इस वायर को अनलोड कर देंगे
तो वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन नहीं करेगी। वायर सी पॉइंट से उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी और वो ओ डैश तक चली जाएगी कर्व। अगर बी पॉइंट से वायर को अनलोड कर दोगे तो वायर वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर लेगी। तो बी पॉइंट को हमने इलास्टिक लिमिट बोला था। बट अगर इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा हमने फोर्स लगाई, सी पॉइंट पे चले गए, तो वायर ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन नहीं करनी, उसमें कुछ स्ट्रेन रह जाएगा ओ से ओ डैश तक। तो ओ से ओ डैश को हम बोलते हैं परमानेंट सेट। इस डिफॉर्मेशन में वायर को हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोल देते हैं। तो मैंने बी टू सी क्या बताया, सी पॉइंट पे जाके ओ से ओ डैश का एक ऐसा रीजन आएगा जब वायर में कुछ स्ट्रेन परमानेंट रह जाएगा, तो उसे बोलते हैं परमानेंट सेट हो गई वायर। ठीक है। बी से सी का जो पोर्शन है वहाँ पे हुक्स लॉ बिल्कुल फेल हो जाता है और एक्सटेंशन वायर की थोड़ी सी इलास्टिक होती है और थोड़ी सी प्लास्टिक होती है। मीन्स उसमें इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी दोनों का बिहेवियर होता है सी पॉइंट तक। फाइन। अब सी से आगे जब हम फोर्स लगाएंगे तो वायर स्टार्ट शोइंग इंक्रीज इन स्ट्रेन। स्ट्रेन उसमें बहुत बढ़ेगा, ऐसे स्ट्रेन इधर को बढ़ रहा है, ऐसे ही स्ट्रेन है ना, ये वाली एक्सिस पे स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा। मीन्स हमें और लोड नहीं लगाना पड़ेगा, वायर खुद ही खिंचती जाएगी। तो बियॉन्ड दिस पॉइंट सी वायर स्टार्ट शोइंग इंक्रीज इन स्ट्रेन विदाउट इंक्रीज इन स्ट्रेस। ठीक है। वायर अपने आप ही फ्लो डाउन करेगी आफ्टर पॉइंट सी। तो सी को जो है यील्ड पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट सी इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल या यील्ड पॉइंट। और इस पॉइंट के बाद जो वायर है वो परफेक्टली प्लास्टिक वाला बिहेवियर शो करती है अप टू पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे हम डी ले लेते हैं। उसके बाद ऐसा बिहेवियर आता है डी के बाद। डी तक मैंने आपको बताया क्या होता है। डी तक जो वायर है प्लास्टिक बिहेवियर शो करती है और सी पॉइंट को यील्ड पॉइंट बोलते हैं। स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू यील्ड पॉइंट इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द वायर। डी से आगे बढ़ेंगे, एक पॉइंट आएगा ई, और ई से एफ तक फिर स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है लेकिन स्ट्रेस कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो डी ई एफ वाला रीजन है वहाँ पे अगर वायर को अनलोड भी कर दिया जाए, तो मीनिंग वायर से लोड हटा भी दिया जाए, तो वायर थिन होनी शुरू हो जाती है। वायर में उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होनी शुरू हो जाती है, वायर वीक होनी शुरू हो जाती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है एफ पॉइंट जहाँ पे वायर जाके टूट जाती है, तो एफ को बोलते हैं फ्रैक्चर्ड पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट। एफ इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट एंड ब्रेकिंग पॉइंट। ये अलग अलग मटेरियल पे डिपेंड करता है कि ब्रेकिंग पॉइंट कितना और कहाँ पे जाके आना है। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, डी पॉइंट के बाद ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, आपको दिख ही रहा है स्ट्रेट लाइन नहीं है। और अगर डी पॉइंट के बाद वायर को अनलोड कर भी दो, उसमें से वेट हटा भी दो, तो वायर की जो स्ट्रेंथ है वो लूज हो जाती है और थिन हो जाती है वायर। वीक पोर्शन जो उसका होता है वो टूट जाता है और एफ पे जाके वीक, पहले यहाँ पे वीक होनी शुरू हो जाती है और एफ पे जाके बिल्कुल वायर टूट जाती है। इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, फ्रैक्चर्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मटेरियल दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल इजीली नहीं टूटते, उनका फ्रैक्चर पॉइंट थोड़ा दूर होता है। एक होते हैं ब्रिटल मटेरियल्स। ब्रिटल मटेरियल्स का फ्रैक्चर पॉइंट पास में ही होता है, वो जल्दी टूट जाते हैं। जैसे ह्यूमन की बोन्स हैं, बहुत जल्दी टूट जाती हैं। बोन्स के साथ ब्रिटल मटेरियल है कास्ट आयरन, ग्लासेस। जो डक्टाइल मटेरियल है वो होते हैं कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम कह सकते हो, वो भी डक्टाइल है। इसके साथ साथ आयरन इज अ वेरी गुड डक्टाइल। तो कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर डक्टाइल मटेरियल। ठीक है। इनको मैं एक और बार एक्सप्लेन करती हूँ। डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल है जिनकी प्लास्टिक रेंज ज़्यादा है और उनका फ्रैक्चर पॉइंट जो है वो दूर है, ब्रेकिंग पॉइंट। तो जैसे एक मैं ग्राफ शो कर रही हूँ आपको, ओ से ए तक तो हुक्स लॉ ओबे होता ही होता है, और दिस इज बी, साथ ही एफ आ गया। तो जो एफ है फ्रैक्चर्ड पॉइंट वो बड़ी जल्दी आ गया, तो ये मटेरियल कौन सा होगा, ब्रिटल, बड़ी जल्दी टूट जाएगा। तो जो डक्टाइल मटेरियल है
उनका एफ A B C D पॉइंट पे जाके फिर ग्राफ बढ़ेगा, फिर जाके एफ पॉइंट आएगा। ये है अब डक्टाइल के लिए। तो डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल है जिनका ब्रेकिंग पॉइंट बहुत दूर है इलास्टिक लिमिट से। इलास्टिक लिमिट था ना बी पॉइंट, उससे एफ पॉइंट बहुत दूर होता है। बट ब्रिटल मटेरियल का, जो मैंने पहले यहाँ तक बनाया था, इलास्टिक लिमिट से फ्रैक्चर्ड पॉइंट बहुत पास है और ये जल्दी टूट जाएंगे, तो वो ब्रिटल मटेरियल है। नेक्स्ट टर्म इज इलास्टोमर। इलास्टोमर्स वो मटेरियल है जिनका स्ट्रेस और स्ट्रेन वेरिएशन स्ट्रेट लाइन नहीं है बिल्कुल भी उनमें। ये मैं आपको शो करती हूँ, यहाँ पे स्ट्रेन है और इस एक्सिस पे स्ट्रेस। तो जैसे ऊपर वाले मटेरियल में ओ से ए तक तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, बट कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनमें ओ से ए तक का बिहेवियर भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो स्ट्रेस और स्ट्रेन उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो उनको जिनमें हुक्स लॉ ओबे नहीं होता, उन मटेरियल्स को बोलते हैं इलास्टोमर्स। और ब्रेकिंग पॉइंट लाइज वेरी क्लोज टू इलास्टिक लिमिट। जैसे रबर है, रबर पे एक दो बार हम स्ट्रेस लगाएंगे तो वो हुक्स लॉ ओबे ही नहीं करती, बड़ी जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देती है। तो रबर इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर्स। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो ब्रेकिंग फोर्स है, जो बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी को ब्रेक कर रहा है, दैट इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जिसे मैं आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करके दिखाऊंगी। ब्रेकिंग फोर्स इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आफ्टर इफेक्ट, नेम से इंडिकेट हो रहा है, जब हमने बॉडी को खींचा तो खींचने के बाद आफ्टर इफेक्ट मीन्स उसमें कितनी इलास्टिसिटी बच गई है। मीन्स बॉडी को खींचने के बाद बॉडी एकदम से अपनी पोजीशन रीगेन नहीं करेगी, उसको अपनी पोजीशन को रीगेन करने में कुछ टेम्पररी डिले होगा। तो दैट टेम्पररी डिले इन रीगेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बाय एन इलास्टिक बॉडी व्हेन दिस अप्लाइड फोर्स दिस इज रिमूव्ड। तो जो बॉडी को टेम्पररी डिले लग रहा है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है ये बहुत स्मॉल होता है फॉस्फोर ब्रॉन्ज मटेरियल में और क्वार्ट्स में, जिससे ग्लासेस बनते हैं, ग्लास फाइबर्स में ये इलास्टिक इफेक्ट बहुत कम होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म ऐसी छोटी सी टर्म है इलास्टिक फटीग। फटीग का मतलब होता है थक जाना, बोर सा हो जाना एक काम करते करते। तो इलास्टिक फटीग क्या है? जब बॉडी, इलास्टिक बॉडी बार बार खिंचती है, रिपीट, और उस पे स्ट्रेस और स्ट्रेन रिपीटेड लग रहा है। जैसे ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस में हर बार बॉडी पे ब्रिज पे फोर्स लग रहा है, फोर्स हटाया जा रहा है, फिर फोर्स लग रहा है, फिर हटाया जा रहा है, बॉडी रिपीटेड स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंडर आ रही है। तो उसकी वजह से बॉडी के बिहेवियर में लेस इलास्टिक इफेक्ट रह जाता है अंडर द एक्शन ऑफ रिपीटेड स्ट्रेस एंड strain, that is called elastic fatigue. Meaning it is the property of an elastic body by which its behavior become less elastic. ठीक है, under the effect of repeated stress and strain इलास्टिसिटी थोड़ी सी लूज हो जाती है, तो उसे बोलते हैं इलास्टिक फटीग। ठीक है। बच्चे, हम इलास्टिक सिटी की इलास्टिसिटी यूज कहाँ होती है उसकी कुछ एप्लीकेशंस देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था इस यूनिट की कि डैम्स की सॉरी ब्रिजेस कैसे बनते हैं, मैकेनिक्स जो होती है, जितने इंस्ट्रूमेंट हम बनाते हैं, डिवाइसेस बनाते हैं, मशीनरी के पार्ट्स बनाते हैं, तो उसमें कैसे हम उन्हें डिज़ाइन करें कि वो ज़्यादा बेंड ना हो, जल्दी टूटे ना। तो उसके लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। तो मशीन के जो मेटालिक पार्ट्स हैं वो उनको बार बार हम स्ट्रेस देते हैं। तो अगर स्ट्रेस एक इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड चला जाएगा तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ कर देते हैं। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी कैसे लगानी है, मशीन के पार्ट्स को कैसे कितना बनाया जाए, कितनी स्ट्रेंथ का बनाया जाए, वायर कैसी यूज़ करें, कितने रेडियस की यूज़ करें कि वो उतना वेट बियर कर सके। तो ऐसी ही एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। जैसे क्रेन होती है, क्रेन हैवी लोड को कैरी करती है, लिफ्ट करती है। तो हैवी लोड को उठाने के लिए जो मेटालिक रॉड्स यूज़ करते हैं, मेटालिक रॉड्स,
उनकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, वो कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि रॉड मेटालिक रॉड्स रोप सॉरी मेटालिक रोप्स जो हम यूज़ करेंगे वो पुली के ऊपर ऐसे बंधी होती हैं और सामान को उठाने में हेल्प करती हैं। तो सपोज करो क्रेन में जो रोप लगी है वो स्टील की लगी है, ठीक है। तो और उसने जो वेट कैरी करना है वो 10,000 किलोग्राम वेट स्टील की रोप ने उठाना है। तो जो स्टील है उसका अल्टीमेट स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁻⁸ मीन वो इतना स्ट्रेस बियर कर सकती है, अल्टीमेट स्ट्रेस। तो स्टील के लिए अल्टीमेट स्ट्रेस की जो वैल्यू है, फॉर्मूला तो आपको पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस का यही फॉर्मूला होता है। उसने फोर्स कितना कैरी करना है, कितना लोड लिफ्ट करना है, कितना करना है, सपोज 10,000 किलोग्राम वेट इस बॉडी ने उठाना है पर यूनिट एरिया। मतलब कितनी वायर का एरिया कितना रखा जाए स्टील की वायर का, हम इसकी नॉलेज से निकालेंगे कि वायर हम कैसे यूज़ करें कि वो 10,000 का वेट कैरी कर सके। स्टील की अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू है 10 × 10⁻³ तो मैं यहाँ पाई की वैल्यू पुट करूँगी 3.14। यहाँ से रेडियस स्क्वायर निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करके ना आर अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर आएगा, सॉरी 1 सेंटीमीटर। आप इसे सॉल्व कर लेना, आर 1 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब अगर मुझे इतना वेट उठाना है क्रेन ने, तो क्रेन के जो स्टील की वायर हम वेट को उठाने में यूज़ कर रहे हैं उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही रखेंगे, ताकि अगर इससे ज़्यादा वेट हो जाए तो बॉडी उसको उठा पाए। तो जो वायर हम अटैच कर रहे हैं रोप सेफ्टी फैक्टर के लिए, वो इस 10 से मल्टीप्लाई करके 10 से इंक्रीज कर देते हैं, तो 10 सेंटीमीटर तक की हम यूज़ कर लेंगे ताकि वो टूटे नहीं इतना वेट उठाने पे। क्लियर। और ये जो रेडियस है, अगर हम पूरी वायर को एक ही सेंटीमीटर की यूज़ कर लेंगे तो वायर फ्लेक्सिबल नहीं रहती, तो इसलिए हम वायर को ऐसे थिन थिन पार्ट्स में करके फिर जोड़ देते हैं। जोड़ के टोटल वायर की रेडियस 1 सेंटीमीटर बना लेंगे, मतलब डायामीटर देख लो कितना बनेगा, ट्वाइस हो जाएगा इसका। तो उस वायर को हम इसमें यूज़ करेंगे पुलिस के ऊपर बांध के, पुलिस का सिस्टम यूज़ करके फिर क्रेन इतना वेट इजीली उठा लेगी। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की नॉलेज जो है वो सारी मशीनरी में, ब्रिजेस में और माउंटेन की मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होती है। अब नेक्स्ट टर्म, पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो, ये जो टर्म है, अगेन ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो है। जब हमने किसी बॉडी के ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो जो बॉडी है वो खिंच गई। सपोज अगेन एक स्प्रिंग ले लेते हैं, उस पर लोड लगाया, पहले उसकी लेंथ थी एल और चेंज इन लेंथ हो गई डेल्टा एल। तो पॉइजन रेशियो जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, वो है लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो वो स्ट्रेन की रेशो है। जैसे ये यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन था, बट जो पॉइजन्स रेशो है इट इज़ द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ये लेटरल स्ट्रेन स्ट्रेन क्या है, जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जैसे एक बॉल है, बॉल को हमने स्क्वीज किया तो उसकी रेडियस कम हो जाएगी। तो जो चेंज इन रेडियस है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेडियस इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। और नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि रेडियस कम हो जाती है जब बॉडी को हम स्क्वीज करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा आर कह लो, ये है डिक्रीज वाला रेडियस का फैक्टर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेडियस। सो सिग्मा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाय आर, ये वाला। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपको पता है डेल्टा एल बाय एल। ये नेगेटिव साइन अगेन मैं बता रही हूँ, ये क्या शो कर रहा है, लेंथ इंक्रीज करती है बट जो रेडियस है वो डिक्रीज करती है। जो पॉइजन रेशियो है, ये दो सेम क्वांटिटीज की रेशियो है, सो इसका ना कोई यूनिट है और ना ही कोई इसकी डायमेंशन है, बट इसकी नॉलेज से
पॉइजन रेशो हर सब्सटेंस की अगर हम निकालें तो उसकी नॉलेज से काफ़ी चीज़ों में हेल्प मिलती है। इसका एक्सपेरिमेंट आप करोगे जब आप बीएससी क्लास में आओगे, पॉइजन रेशो निकालना। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रही थी कि पॉइजन रेशो की वैल्यू -1 से लेके +0.5 तक होती है प्रैक्टिकली। क्लियर?